तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑर्थो का, जो कि शॉर्ट में पूछा जा सकता है। एक तो ओपन फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन, एक एपिफाइजियल इंजरी। तो सबसे पहले फ्रैक्चर की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ बोन में अगर कोई भी ब्रेक आ जाता है तो उसे बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, कॉम्प्लेक्सिटी, पैटर्न, डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेशन, है ना, और फोर्स के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है इटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी में ट्रॉमा के कारण अगर हुआ तो ड्यू टू ट्रॉमा, ट्रॉमा फ्रैक्चर बोल देंगे। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, नॉन यूनियन इज कॉमन। अंडरलाइंग पैथोलॉजी मतलब कि कुछ रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, इन सब में क्या अपने बोन के अंदर ही कुछ मेटाबॉलिज्म में दिक्कत है, तो उस वजह से जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फिर आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेस डिफिकल्ट टू डायग्नोज एज नॉट विजिबल इन द एक्सरे और पेन इज सीन। स्ट्रेस फ्रैक्चर बाकी जो कि मार्च फ्रैक्चर जैसे होता है, बार बार चलने के कारण अपने बोन में फ्रैक्चर होगा, तो अपन को मेन याद रखना है नाम, ट्रॉमा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल फ्रैक्चर अगर 2 पीसेज में टूटा है तो सिंपल फ्रैक्चर, अगर 2 से ज़्यादा मल्टीपल पीसेज में टूटा है तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। फिर नेक्स्ट आता है पैटर्न में। तो सबसे पहले आता है कम्युनिकेट फ्रैक्चर, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट में टूट गया, मल्टीपल फ्रेगमेंट में। ऑब्लिक फ्रैक्चर, देखो ऐसे ऑब्लिक लाइन गई। स्पायरल फ्रैक्चर, ऐसे उसको ट्विस्ट कर दिया। सेगमेंटल फ्रैक्चर, 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया अलग अलग। ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, एक बीच से लाइन चली गई। तो ये पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, डायग्राम बना सकते हो। फिर कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो एक कम्युनिकेशन हो रहा है तो ओपन फ्रैक्चर, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इन डैमेज एंड फ्रैक्चर कम्स आउट ऑफ इट। तो जो बाहर पूरा अंदर का स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो उस बाहर वाले से कम्युनिकेट कर गया और वो ब्रीच इतना ज़्यादा हो गया, है ना, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। जबकि क्लोज फ्रैक्चर में सिर्फ बोन टूटी है और स्किन में ब्रीच नहीं आया है। ठीक है, तो क्लोज और ओपन फ्रैक्चर में डिफरेंस हो गया। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट में। तो अनडिस्प्लेसमेंट अपनी जगह पे ही है और डिस्प्लेस्ड ऐसे हो सकता है तो शिफ्ट हो जाए, है ना, बगल वाली जगह पे चला गया। एंगुलेशन, ऐसे टूटा कि एंगल बन जाए। रोटेटेड है, ये मतलब ऐसे स्पायरल में जैसे अपन ने घुमा के किया था ना, वैसे घूम जाए। फिर अब आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या कर, सबसे पहले इमरजेंसी केयर। तो जब भी फ्रैक्चर होगा तो ब्लीडिंग अगर हो रही तो ब्लीडिंग को रोकेंगे, वुंड को वॉश करेंगे क्लीन टैप वाटर से, है ना। फ्रैक्चर इज स्प्लिंटेड, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे देंगे, सिफेलिक्सिन, टेटनस प्रोफाइलेक्सिस, है ना, एनाल्जेसिक, एक्सरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा इनिशियल जो अपन को इमरजेंसी केयर करनी है। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने कर लिया इमरजेंसी केयर। अब आता है डेफिनेटिव केयर। डेफिनेटिव केयर में सबसे पहले वुंड केयर। तो अब जो भी चोट लगी है उसके ऊपर वुंड डिब्राइडमेंट करेंगे, है ना, सारे केसेस में करना होता है। जहाँ भी चोट लगी है उधर पे डिब्राइडमेंट, जो भी एक मतलब डेड टिश्यू उसको एक्सरसाइज करना होता है। ठीक है, स्किन शुड बी एक्सरसाइज्ड एंड एज अ लिटिल एज पॉसिबल वाइल मसल एंड फेशिया कैन बी एक्सरसाइज लिबरली। ठीक है, तो अपन जो भी स्किन और जो भी डेड टिश्यू है उसको एक्सरसाइज करना है। फिर आता है डेफिनेटिव वुंड मैनेजमेंट। डेफिनेटिव में कैसे करेंगे, अगर नॉन इन्फेक्टिव है तो प्राइमरी क्लोजर वहीं बंद कर देंगे, और इन्फेक्टेड है तो अपन वेट करते हैं हील होने का, फिर सेकेंडरी इंटेंशन से हील होता है। ठीक है, फिर आता है डाउटफुल वुंड। डाउटफुल में अपन को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इन्फेक्टेड है कि नहीं है, तो 2 से 3 दिन वेट कर लो। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो प्राइमरी क्लोजर से उसको बंद करेंगे, और अगर इन्फेक्शन है तो अपन उसे मतलब थोड़ी देर वेट करते हैं कि वो पहले जब इन्फेक्शन बढ़ जाए फिर अब वो सेकेंडरी इंटेंशन से हील होगा। ठीक है, फिर आता फ्रैक्चर मैनेजमेंट। तो ये तो था क्या, वुंड का मैनेजमेंट। अब अंदर बोन का मैनेजमेंट। तो अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो इमोबिलाइज कर दो और बंद कर दो, तो अपने आप वो जोड़ने लगेगी बोन। अगर डिस्प्लेस्ड है तो 2 तरीके से अपन इसमें रिडक्शन कर सकते हैं, क्लोज रिडक्शन और एक करते हैं ओपन रिडक्शन। ठीक है, क्लोज रिडक्शन में बाहर से ट्रैक्शन फोर्स लगा के बंद मतलब उसको बोन को फिक्स कर देते हैं। ओपन रिडक्शन में पूरी खोलते हैं, है ना, और फिर उसके इंटरनल फिक्सेशन स्क्रूज और के वायर लगा के करते हैं। ठीक है, और आखिरी में फिजियोथेरेपी तो सब में करना। तो ये फ्रैक्चर का मैनेजमेंट हो गया। और फेज 3 में जब अपना फ्रैक्चर को ट्रीट कर दिया तो आप रिहेबिलिटेशन फेज, जॉइंट इमोबिलाइजेशन, उसको जॉइंट को मूव होने नहीं देंगे, है ना, उससे प्लास्टर पीओपी वगैरह लगा देंगे, और मसल एक्सरसाइज ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन। ठीक है, मसल को थोड़ा मूव करते रहेंगे कि बोन भले मूव ना हो पर मसल की भी एट्रोफी ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया अपना ओपन फ्रैक्चर, उसका क्लासिफिकेशन और उसका मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एपिफाइजियल इंजरी। ठीक है, तो एपिफाइजियल इंजरी स्टार्ट करते हैं। एपिफाइजियल इंजरी कौन सी इंजरी होती है, ग्रुप ऑफ इंजरी विच आर सीन इन द ग्रोइंग स्केलेटन। जो ग्रोइंग स्केलेटन अपने एपिफाइजिस है उसमें ग्रोथ प्लेट रहती है, अगर उसमें इंजरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं एपिफाइजियल इंजरी। तो इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन की मदद से। ठीक है, जैसे 5 टाइप का आता है फ्रैक्चर। सबसे पहले टाइप 1 एपिफाइजियल स्लिप। ठीक है, इसमें जो है स्लिप हो गया एपिफाइजियल, देखो इधर से ये एपिफाइजियल था, यहाँ पर ये स्लिप हो गया। ठीक है, तो पहला हो गया एपिफाइजियल स्लिप। ठीक है, सेपरेशन थ्रू द फाइसिस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्लोज रिडक्शन करेंगे। प्रोग्नोसिस गुड है इसकी, और कहाँ पर होता है, रेडियल नेक एपिफाइजियल। ठीक है, रेडियल नेक एपिफाइसिस है उसका सेपरेशन हो जाए। ठीक है, तो अपन को क्या क्या याद करना है, तो टाइप का नाम याद करना है, होता क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इसका एग्जाम्पल। फिर आता है टाइप 2 फ्रैक्चर थ्रू अ पार्ट ऑफ फाइसिस दैट एक्सटेंड थ्रू द मेटाफाइसिस। ठीक है, तो ये देखो दूसरा फ्रैक्चर डायग्राम देखो, यहाँ पर जो है मेटाफाइसिस से फ्रैक्चर हुआ और एक पार्ट ऑफ उसका फ्रैक्चर अलग हो गया, तो पार्ट ऑफ बोन अलग हो गया। तो इसको भी करते हैं क्लोज रिडक्शन। प्रोग्नोसिस की गुड है, लोअर एंड ऑफ रेडियस को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, उसका नाम, कहाँ पर होता है फ्रैक्चर, कैसे ट्रीट करते हैं और उसका एग्जाम्पल।
फिर नेक्स्ट आता है टाइप 3 में लोअर टू द फाइसेस होता है, इसलिए इसको भाई ऐसे एल से याद करते हैं, ऐसे एल टी आर ऐसे करके भी याद करते हैं, पर ऐसे आप तो डायग्राम से याद कर लेना। फिर फ्रैक्चर थ्रू द पार्ट ऑफ फाइसेस विच एक्सटेंड थ्रू द एपिफाइसेस ऑफन इन्वॉल्व द जॉइंट स्पेसेस, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आएगा ऐसे, है ना, और जॉइंट स्पेस को इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एपिफाइसेस जो प्लेट है वो टूटती नहीं है। फिर इसका ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि जॉइंट कैविटी को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। जब जो भी जॉइंट कैविटी को इन्वॉल्व करता है उसका ओपन रिडक्शन करना होता है, बाकी क्लोज रिडक्शन, ऊपर वाले में दोनों में क्लोज रिडक्शन क्योंकि जॉइंट कैविटी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। फिर ओपन रिडक्शन, इसकी प्रोग्नोसिस जो है, ग्रोथ डिस्टर्बेंस कैन अकर, जैसे कि मीडियल मेल्युलस एपिफाइसिस का एग्जांपल है, तो ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर चौथा आता है थ्रो फाइसिस, ठीक है। अब इसमें बी से फाइसिस से ही हो गया है, ठीक है, ये देखो फाइसिस से गुजर गया। फ्रैक्चर थ्रू द फाइसिस, मेटाफाइसिस एंड एपिफाइसिस, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा चला गया। इसमें ओपन रिडक्शन करना ही होगा, इसमें भी ग्रोथ डिस्टर्बेंस देखेगी, और इसका एग्जांपल लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। एग्जांपल उसका नाम ये लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। फिर फिफ्थ में आता है क्रश्ड इंजरी, नीचे और ऊपर ऐसे फोर्स लगा कि क्रश हो गई, पूरी ग्रोथ प्लेट जो है पूरी फट गई, और ये कहाँ पर देखता है, लोअर टीबियल एपिफाइजल इंजरी, ठीक है, टीबिया के लोअर एंड में दिखता है। तो यहाँ देखो पूरी ग्रोथ प्लेट क्रश हो गई, ठीक है। पहले वाले में यहाँ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरे वाले में क्या हुआ, ऊपर मेटाफाइसिस का छोटा सा पार्ट है सब टूट गया। टाइप 3 में लोअर एंड फाइसिस प्लेट के पूरे नीचे वाला। टाइप 4 में पूरी एक ऊपर से नीचे तक एंड टू एंड पूरा फ्रैक्चर होगा। और टाइप 5 क्रस्ट, ठीक है। एक बार और देखते हैं, सबसे पहले नाम, टाइप 1 एपिफाइजल स्लिप, इसके रेडियल नेक ऑफ एपिफाइसिस आता है इसमें। टाइप 2 इसमें लोअर एंड ऑफ रेडियस एपिफाइसिस आता है। टाइप 3 मीडियल मेल्युलस एपिफाइसिस। टाइप 4 लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। और टाइप 5 लोअर टिबियल एपिफाइसिल इंजरी, ठीक है। मैनेजमेंट सबसे पहले डायग्नोस करेंगे, ठीक है। और ऑफन मिस्ड ड्यू टू चाइल्ड कैंट कम्युनिकेट, पेरेंट ट्राइंग टू हाइड अ इंजरी। मतलब डायग्नोस करना थोड़ा टफ रहता है अगर बच्चों में इंजरी होती है, तो एक तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, और दूसरा पेरेंट भी हाइड करने की कोशिश करते हैं अगर उनसे कहीं गिर गया या कुछ हो गया तो, ठीक है। फिर ट्रीट एंड मोस्टली बाई नॉन ऑपरेटिव मेथड, जनरली देखा ज़्यादातर नॉन ऑपरेटिव ही था, उसमें ही करना पड़ रहा था ओपन रिडक्शन, जो जॉइंट कैविटी को इन्वॉल्व कर रहे थे। प्लास्टर इमोबिलाइजेशन, ट्रैक्शन और सिलिंग लगा देते हैं। ऑपरेटिव की किस किस में जरूरत रहती है, जो भी डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर अगर हो गया है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस है, या फिर शाफ्ट ऑफ फीमर है, तो इन सब में ओपन रिडक्शन करना होता है, बाकी सब में क्लोज रिडक्शन से काम चल जाता है। तो एपिफाइजल इंजरी हो गई, ठीक है, इसको कर लेना। थैंक यू।